आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय शायद हम कभी उसके बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसके पीछे मान्यताएं हैं, उस बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को हम छूने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे बीच में एक ऐसी महिला जो आज आई है, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत है, वो इन विषयों के बारे में भली भांति जानती है, क्योंकि उनके कार्यक्षेत्र का यह काम है। तो सबसे पहले जसवंती चौकीकर मैडम जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद। जी जी। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण यानी नालसा यह क्या है और इसके अंतर्गत किन किन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? एक साथ मेरे दो प्रश्न। जी, राष्ट्रीय विधिक सेवा कार्यक्रम राष्ट्र के द्वारा सभी पूरे भारत में चलाया जाता है। इसके द्वारा इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम को लागू करना और उसका मूल्यांकन करना, निगरानी करना और कानूनी सेवा उपलब्ध कराना। ये नालसा की योजना है और ये उन लोगों के लिए है जो गरीब तबके के हैं और जिन्हें कानूनी सहायता प्राप्त नहीं होती। लोगों में ये भ्रम होता है कि हम गरीब हैं और ये अमीर है, तो वो अन्याय सहता है और लोगों को जानकारी नहीं होती, तो उनको भी कानूनी मदद मिले, उनको भी कानूनी सहायता मिले। तो इनमें एसटी, एससी, महिला और जो गरीब 1 लाख रुपए से जिसमें सालाना आय कम है, उन लोगों को ये सहायता दी जाती और इसका सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाया जाता और उन्हें पूरा कानूनी मदद मिलती है। जी मैडम, ये संस्था मतलब जिले में होती है क्या? हर जिले में होती है? ये जी, पहले ये राष्ट्रीय स्तर पे होती है, उसके बाद राज्य स्तर पे होती है, इसके बाद जिला स्तर पे होती है और तहसील स्तर पे भी होती है। और इसकी सहायता पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर पैरालीगल वॉलंटियरों की नियुक्ति की जाती है। इसमें लीगल क्लिनिक होते हैं, जो लीगल क्लिनिक होते हैं, जैसे पंचायत में बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी समस्या होती है, तो ये सुनने के लिए उन्हें वहां नियुक्त किया जाता है पैरालीगल वॉलंटियर को। तो ये हॉस्पिटल में भी होते हैं लीगल, और जो बाल गृह होते हैं वहाँ, और एसपी ऑफिस में भी इनकी नियुक्ति है। 2 पैरालीगल वॉलंटियर नियुक्त किए जाते हैं और वो उन लोगों की समस्या को नोट करते हैं और जिनकी समस्या समाधान नहीं होता वो न्यायालय तक, विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाते हैं और न्यायिक व्यवस्था के तहत उन्हें मदद दी जाती है। इस तरह हर जिले, हर तालुका में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्त है और ये पैरालीगल के माध्यम से उन लोगों तक मदद की जाती है। जी मैडम, यदि मैं मान लीजिए ये जबलपुर में रहता हूँ और मुझे नालसा जाना है या नालसा के जो कर्मचारी अधिकारी उनसे संपर्क करना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आपने तो बताया हॉस्पिटल में भी होते हैं, हर ब्लॉक में भी रहते हैं, लेकिन उनका कैसे तो मुझे एक आम आदमी को कैसे सरलता से समझ आ जाए, तो आप बताइए। यदि वो पंचायत का है तो पंचायत में जा सकता है, वहां से प्राप्त हो सकता है। और अगर उसे नहीं मालूम तो कोर्ट में जिला विधिक सेवा बहुत बड़ा ऑफिस होता है, वहां से सारी जानकारी, वहां पे भी 2 पैरालीगल वॉलंटियर सामने ही रहते हैं, उनसे वो सारी जानकारी ले सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनसे लिखाकर और मदद ली जा सकती है। जी मैडम। तो इस तरह से ये आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट जाना नहीं चाहता, कोर्ट से घबराता है और उसे डर होता है, तो इसी के लिए ये सुविधा है कि जिले में भी है और तहसीलों में भी पैरालीगल वॉलंटियर है। शहर होता है। अच्छा जी, गाड़ियों से शहर में गाड़ियां घूमती है, पॉम्पलेट बांटे जाते हैं, गांव जाते हैं और इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। शिविर लगते हैं, उसके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे जानकारी हो रही है कि जिला विधिक सेवा के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध की। अच्छा, आपने एक शब्द बताया था कि इसमें जिसकी आय 1 लाख हो, उससे ज्यादा अगर हो तो उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी इसमें। तो जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको ये मदद दी जाती। वैसे एसटी, एससी और उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष सेवा का प्रावधान है, उनको ये सहायता दी जाती है। मतलब उसमें 1 लाख की मैडम, उसमें 1 लाख का वेरियर नहीं है ना, जो नहीं, जैसे उनके
नहीं, उसमें तो नहीं है, SC/ST को दी जाती, महिलाओं को और प्रताड़ित जो भी है उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ये मदद दी जाती अच्छा है। अच्छा, चलिए ठीक है मैडम। मैं आपसे एक बात जी और जानना चाहता हूँ, जो महिला उत्पीड़न होता है भारत देश के अंदर में, उसके लिए जी। कौन कौन जिम्मेदार हैं? आप क्या सोचती हैं इस पूरे मसले में? महिला उत्पीड़न है तो ये तो घरेलू हिंसा से भी होता है, घर में भी होता है जी और बाहर भी होता है। तो इसके लिए तो एक हेल्पलाइन उपलब्ध है शासन द्वारा, उसके मदद से की जाती है। उसके अलावा जो महिला बाल विकास है, उसके माध्यम से एक वन स्टॉप सखी सेंटर की स्थापना की है, महिला सेल है। तो हम लोगों के पास यदि ऐसे कोई लोग आते हैं तो हम महिला सेल के माध्यम से या फिर उसे वन स्टॉप सखी सेंटर पहुंचाकर वहां से उसको चिकित्सा सारी सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये उनके लिए है कि यदि आधी रात को कोई महिला को प्रताड़ित होती है, वो कहाँ जाए, तो वो जो 10-90 जो हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन, उसमें मदद मांग सकती है। और पुलिस के द्वारा भी अब मदद में 100 नंबर से भी मदद मांग सकती है। तुरंत उसको कहाँ शिफ्ट किए, तो वन स्टॉप सखी सेंटर है, वहाँ पहुँचाया जाता है। वहाँ 5 दिन तक उसको रुकने का, खाने का, मेडिकल सारी सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस तरह से हम जो भी महिला पीड़ित है उसकी मदद कर सकते हैं और ये उसके लिए है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को देते हैं। मैडम, पुरानी मान्यताओं के आधार पर ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके आधार पर छुआछूत होता है? क्योंकि आप उसी क्षेत्र में काम करती हमारी हैं, आपके नॉलेज में ये जी बात जी आती होगी। हाँ जी, हम लोग जाते हैं और समाज में भी हम देखते हैं 3 कारण हैं जिसमें छुआछूत किया जाता है। जन्म के समय और मृत्यु के समय, और जो बेटियां बहनें मासिक धर्म से होती है उस टाइम छुआछूत किया जाता है। मैं सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करूंगी कि हम पढ़े लिखे तो है, लेकिन क्या हम मानसिक रूप से जागृत है? इन प्रथाओं को समझने से क्यों छुआछूत करते हैं हमें? कोई जन्म होने पर उसे 1.25 महीने तक छूत माना जाता है। तो ये तो एक वैज्ञानिक कारण है, बच्चे ने जन्म लिया है तो इस समय भी छुआछूत होता है महिलाओं के साथ। जो महिला जन्म देती है बच्चों को, उस घर में 1.25 महीने का छूत माना जाता है, इस समय किया जाता है। दूसरा, यदि मृत्यु हो जाती है तो उस घर के जो रहते हैं बुजुर्ग और जो खत्म हुआ उसके बेटे के मुंडन कराया जाता है। मुंडन कराने का मतलब ये होता है कि भाई इसके अगर छूत है, वो दूर से ही लोग देखे कि इनके यहाँ छूत हुआ है, उससे दूर रहे। और छूत तब खत्म होता है जब वो तेरही करते हैं या दान देंगे, पिंड दान दें। तो ये अंधश्रद्धा है। तो इस समय भी छूत किया जाता है, इस समय छूत नहीं करना चाहिए, मुंडन की प्रथा को बंद करना चाहिए। एक तो सामान्य जन्म लेना और मृत्यु सामान्य प्रक्रिया है, तो इस समय छूत करना होता है, ये देखा गया है। हमने समाज में जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है बच्चियां। प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म आता है, ये तो एक प्रकृति नियम, जैसे हमारे आंसू आते हैं, हमारी लार आती है, इसी तरह मासिक धर्म भी प्रकृति की एक क्रिया है, शारीरिक क्रिया। इस पे हमारी माताएं बहनें बेटियों से बहुत बुरा व्यवहार कई घरों में दूर रखा जाता है और उससे भेदभाव किया जाता है। सामान्य जैसे नहीं उससे व्यवहार करते, जी तो जी। ये मानसिकता बदलनी चाहिए। मैं सभी बहनों बेटियों से निवेदन करूंगी कि ये प्रक्रिया शारीरिक प्रक्रिया है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो सामान्य जीव स्वच्छता का ध्यान रखें। हमारे शारीरिक प्रक्रिया है, हमें स्वच्छता, ताकि संक्रमित ना हो, स्वच्छ रोज नहाना चाहिए। हमें जो यूज करते हैं पैड वगैरह करना चाहिए। आज तो आधुनिक सभी साधन उपलब्ध है। तो इस अवसर पर देखा गया तो मेरा निवेदन है, जो भी मुझे सुन रहा है उन सभी माताओं बहनों बेटियों से निवेदन करती हूँ कि वो स्वयं भी इस चीज से हटे और अपनी बेटियों के साथ सामान्य व्यवहार करे। हमारे घर में ऐसा माहौल बनाए कि ये क्रिया है, आई और गई, इससे पुरुषों को भी पता चल जाता कि ये बेटी अभी इस मासिक धर्म में है या तो ये चीज नहीं होनी जी चाहिए। जी जी। ये मैडम मैं आपसे एक और बात जोड़ना चाहता हूँ इस संबंध में, तो उससे क्या होता, बात थोड़ी पुख्ता हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब ने एक पुस्तक लिखी थी, शूद्र कौन और कैसे। उसमें भी उन्होंने जी जो स्त्रियां जो राजस्वला होती है या मासिक धर्म आता है उसके विषय में उन्होंने कुछ बताया है। तो कृपया करके इस विषय को थोड़ा गंभीरता से बताएं, क्योंकि हमारी महिलाएं माताएं बहनें सभी इससे गुजरती हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि
जिस महिला को हम अपनी माँ मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, अपनी पत्नी मानते हैं, उस महिला को हम अछूत समझते हैं, ऐसे समय में उसे शूद्र समझते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब ने इस विषय पर क्या कुछ बताया? बाबा साहब ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन, हु इज शूद्रा, ये पुस्तक लिखी है, उसी में बताया है कि शूद्र कौन है। तो महिलाओं को इस समय शूद्र माना जाता है। शूद्र जब वो मासिक धर्म में होती है तो उसे दूर रखा जाता है, समाज से दूर रखा जाता है, परिवार से दूर रखा जाता है, खाना पीना अलग दिया जाता है और उससे बहुत भेदभाव किया जाता है। तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, बाबा साहब ने समझाया है, तो ये हमारी माताएं बहनों को समझना चाहिए। और इस दौरान जब मासिक धर्म में होती है तो उसे स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सामान्य कार्य करने देने चाहिए और उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। बाबा साहब का संदेश है, बाबा साहब ने कहा तो इसे सभी ने मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी बहनें ये सुनी है तो समझेगी और मानेगी, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ। मैडम, हमारे जो भी हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपसे पूछ लिए, उसके अतिरिक्त यदि आप हमारी जो भी महिलाएं सुन रही, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए आखिरी और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सोचती हैं कि ये बात उन्हें पता होना चाहिए, कृपया करके वो संदेश दीजिए। हमारी बहनें को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया। हमारा संविधान 4 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। तो इसका ज्ञान होना चाहिए और समानता के अधिकार है तो समानता का हर घर में माताओं, बहनों, बेटियों को बराबर के अधिकार मिलना है, तो उससे समानता का व्यवहार करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को समझना चाहिए। जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसको पढ़कर अपने आप को दृढ़ और सशक्त बनना चाहिए। इस तरह मैं सभी बहनों, बेटियों को संदेश देना चाहूँ कि अपने को कभी निर्बल, अबला ना समझे, वो सबल है, उसमें बहुत शक्ति है और मानसिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसी मैं सभी बहनों से अपील करती हूँ। मैडम, आपने देखिए चर्चाएं या विषय तो बहुत सारी है, बहुत सारे विषय होते हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं देता है और हमारे दर्शक भी ज्यादा देर तक कोई कार्यक्रम ऐसे देखते नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे विषयों पर हम आपसे कभी और चर्चा करेंगे, आप हमें समय देंगे पर्याप्त, ऐसी हमारी आशा है। आप हमारे बीच में आई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत।